दोस्तों कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। लेकिन ठीक उसी तरह एक हर काली रात के बाद एक सवेरा ज़रूर आता है। रिलायंस पावर आज की तारीख में बहुत चर्चा में है, और इन दोनों कहावतों में से रिलायंस पावर को कौन सी कहावत आज की तारीख में ज़्यादा सूट करती है, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए हैं कि सब्सक्राइब बटन दबाने के बावजूद उन्हें मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे नए वीडियोज़ के। तो मैं उन्हें उतना ही सुझाऊंगा कि सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद एक बेल आइकन का बटन आता है, उससे आप फिर से ज़रूर दबाइए ताकि यूट्यूब नोटिफिकेशंस आपके ऑन हो जाएं और आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी उस हिसाब से मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में आपने सुना होगा कि मेरा हमेशा ये मानना है कि आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए या फिर आपको किसी भी चीज़ को फोरकास्ट करना है कि वो चीज़ आगे जाके किस चीज़ में कन्वर्ट होने वाली है या कैसे परफॉर्म करने वाली है, तो आपको उसकी हिस्ट्री एक बार ज़रूर जाननी चाहिए या फिर आपको उस प्रॉब्लम की तह तक पहुंचना चाहिए ताकि आप एक आगे जाके रैशनल डिसीजन पे या फिर एक रैशनल फोरकास्टिंग कर सके। तो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द रिलायंस पावर आईपीओ डिबैकल ऑल अबाउट। आपको पता है रिलायंस पावर का आईपीओ एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिबैकल था इंडिया में। इस साइज का आईपीओ रिलायंस पावर का आईपीओ साइज था अराउंड 11,500 करोड़ का, विच वाज द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इन 2008। और इस साइज का ये इकलौता आईपीओ है जो इतनी बुरी तरह से फेल हुआ है। रिलायंस पावर का आईपीओ अनिल अंबानी का ड्रीम आईपीओ था दोस्तों, और इस आईपीओ के बारे में उन्होंने काफी टाउटेड आईपीओ था, ये उनका ड्रीम आईपीओ था। 2008 में, फरवरी 2008 में अराउंड 11,560 करोड़ इस आईपीओ से वो जुटाना चाहते थे फॉर द एम्बिशियस ड्रीम ऑफ द पावर जनरेशन। इस आईपीओ का प्राइस बैंड था अराउंड 405 से 450 रुपए। और मैं आपको एक और फैक्ट यहाँ पे स्टैट्स देना चाहता हूँ कि 2008 में दिस वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इस आईपीओ के लिए आए थे। 50 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस इस आईपीओ के लिए आए थे, जो कि उस टाइम 2008 में हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर एनी आईपीओ व्हिच वर रिसीव्ड इन 2008। 73 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। और फ्रेंजी उस टाइम दोस्तों अनिल अंबानी का और रिलायंस ग्रुप का कुछ ऐसा था कि सारे एनालिस्ट, सारे टीवी चैनल, सारे माध्यमों ने ये मुहर लगा दी थी कि ये आईपीओ बम्पर लिस्टिंग करेगा, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा सारे आईपीओ के। उस तरह का कुछ फ्रेंजी चल रहा था। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो था, मतलब कि किसी भी स्टॉक का लिस्ट होने से पहले जो ऑफ मार्केट प्रीमियम चलता है, वो भी ये बता रहा था कि ये स्टॉक अराउंड 80% लिस्टिंग गेज देगा। मतलब 450 का जो प्राइस बैंड था, दैट वाज एक्सपेक्टेड टू गेट लिस्टेड एट अराउंड 810 रुपीज। लेकिन अब एक्चुअली हुआ क्या इसमें, ये स्टॉक लिस्ट हुआ, लिस्ट होते ही अराउंड 527 रुपए का हाई इसने टच किया, और विद इन 1 आवर ऑफ लिस्टिंग ये स्टॉक सीधा गिर के आ गया 355 रुपए पे। मतलब डे एंड का क्लोजिंग, लिस्टिंग डेट पे ये स्टॉक 355 रुपए पे क्लोज हो गया दोस्तों। तो सोचिए आप किस तरह की सेलिंग 1 घंटे के बाद इसमें शुरू हुई स्टॉक में कि सीधे ये 21% गिर के 355 रुपीज पे लिस्टिंग डेट के दिन ही बंद हो गया। अगले ही महीने मतलब मार्च 2008 में ये स्टॉक प्राइस 57% अपने प्राइस बैंड से गिर के 197 रुपीज पे आ चुका था। और उसके आगे की हिस्ट्री तो आपको पता ही है। मैं आपको मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कॉजेज क्या थे, ये डिबैकल, ग्रेटेस्ट डिबैकल ऑफ एन आईपीओ इन इंडिया क्यों आया। दोस्तों आपको पता है कि ये रिलायंस पावर 2008 में जब आई थी, ये पूरी तरह से नई कंपनी थी। मतलब इसमें ना ही कोई एसेट्स थे और ना ही कोई कैश फ्लो था। अब ये आप कितनी आयरनी आप देखिए कि कोई भी नई कंपनी अगर आप खोल रहे हैं, ना उसमें कंप्यूटर है, ना कोई मशीनरी है, ना लोग हैं, ना टेक्नोलॉजी है, ना बिजनेस प्लान है, और आपने बाहर कंपनी के बोर्ड लगा दिया कि ये कंपनी बिकने के लिए रेडी है एक्स वाई जेड दाम पे। यही एग्जैक्टली वो रिलायंस पावर की केस में। और मजे की बात क्या है कि लोगों ने उस प्राइस बैंड जो भी बाहर बोर्ड लगाया था, वो बोर्ड एग्री कर लिया, और वो लोग जो प्राइस बोला उस प्राइस पे कंपनी को खरीदने के लिए रेडी हो गए। अब अनिल अंबानी और आर पावर का उस टाइम इस तरह का कुछ क्रेज था दोस्तों कि इस नाम के ऊपर लोग ब्लाइंडली पैसा लगाने के लिए रेडी थे। मतलब अनिल अंबानी जो प्लान बताए और रिलायंस ब्रांड के अंदर जो आईपीओ आ रहा है, उसके ऊपर लोग दाव लगाने के लिए रेडी थे, विच वाज वन ऑफ द रीजन कि ये इतने ज्यादा गुना सब्सक्राइब हुआ। अब अनिल अंबानी ने उस टाइम एक एम्बिशियस प्लान बताया कि इस आर पावर के जरिए वो 12 पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, कुल मिला के 28 गीगावाट के, जो कि पूरे पावर जनरेशन के सिनेरियो को इंडिया के चेंज करके रख देगा। और ये एम्बिशियस प्लान सारे लोगों में सेल हो गया, और ऑब्वियसली होना ही था क्योंकि रिलायंस का ब्रांड और अनिल अंबानी रिचेस्ट बिलियनियर्स में काउंट किए जा रहे थे उस टाइम। आज की तारीख में खैर अलग बात है, वो बैंकरप्सी के नजदीक हैं। उस टाइम बिलियनर्स में उनका नाम गिना जा रहा था, जिस कारण लोग ब्लाइंडली इन सारे प्लान्स पे उनके भरोसा कर रहे थे।
अब एक चीज जिसका मैं रियली क्रेडिट देना चाहूंगा दोस्तों कि क्यों आईपीओ फेल हुआ, टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये रीजन उसके लिए जिम्मेदार था। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया, लेमन द ग्रेट लेमन ब्रदर्स का फॉल आया यूएस में, जिसके कारण मार्केट ने करेक्ट होना चालू कर दिया था। तो हुआ क्या कि आईपीओ के अनाउंसमेंट डेट से लेके आईपीओ के लिस्टिंग डेट तक स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 20% गिर चुका था, जिसके कारण सेंटिमेंट्स मार्केट के निगेटिव हो गए थे, और विच वाज वन ऑफ द रियल रीजंस व्हाई दिस आईपीओ फेल्ड। बट देखिए, दिस वाज अ टेम्पररी रीजन, बट जो फंडामेंटल रीजन है कि आगे के 10-15 साल तक भी ये स्टॉक कभी नहीं चला, उसके फंडामेंटल रीजन ये ऊपर के 3 चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। स्टॉक का परफॉर्मेंस आप खुद ही देख लीजिए, 2008 से मतलब लिस्टिंग डेट से लेकर आज की तारीख तक ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ गिरा है 335-331 रुपए पे ये स्टॉक पहले महीने बंद हुआ था 2008 में, और आज आप खुद ही देख लीजिए ये है अराउंड 42 रुपीज पे, जो कि उसके लिस्टिंग प्राइस से कहीं कहीं गुना ज्यादा नीचे है। लेकिन 2021 में अराउंड ये प्राइस 3 से 5 रुपए के बीच में आया था दोस्तों। अब उस टाइम जिन्होंने ले लिया वो लोग एक अच्छे खासे गेंस पे बैठे होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये प्राइस जो रैली आई है 3 रुपए से लेके 42 रुपीज थी, क्या ये सस्टेनेबल है? अब तो देखिए दोस्तों, जो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी बात की है कि फंडामेंटली आपको अगर एक नजरिया बनाना है तो आपको ये बिजनेस समझना चाहिए कभी भी किसी कंपनी का, कि उस बिजनेस में बुनियादी तौर पे कोई बदलाव आ रहे हैं क्या, जिसके कारण स्टॉक प्राइस में रैली या फिर डिक्लाइन आ रहा है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आर पावर में ऐसी क्या क्या चीजें, मेन चीजें चेंज हुई है जिसके कारण ये रैली आ रही है। सबसे बड़ी चीज जो हुई है इसमें क्या है पता है दोस्तों? अनिल अंबानी, जिनका नाम मार्केट में आज पूरी तरह से खराब है, इन्वेस्टर कम्युनिटी हो या बिजनेस कम्युनिटी हो या मार्केट हो, सब जगह अनिल अंबानी का नाम एक पैसा डुबाने वाले प्रमोटर के तौर पे मशहूर है। तो अनिल अंबानी स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आर पावर इन फेब 2022। ये की डेवलपमेंट था जिसने ट्रिगर किया एक अपवर्ड मूवमेंट प्राइस में, क्योंकि अगर इस तरह का प्रमोटर कंपनी से स्टेप डाउन हो रहा है और उसका मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, आप मेरे पहले वीडियो बेसिक्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस को जरूर देखिए, उसमें मैंने ये सारी चीजें जो कॉर्पोरेट इश्यूज रहते हैं और चेंज इन मैनेजमेंट को किस तरह से लोग देखते हैं, ये सब मैंने आपको उस वीडियो में समझाया। तो सतीश सेठ ये न्यू चेयरमैन बने और ये एक इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस, उनका खुद का क्वालिफिकेशन लेके आए, इस कंपनी में एक नया मैनेजमेंट लेके आए जिसको एज अ पॉजिटिव माना गया। अब कंपनी ने क्या किया, अपना पूरा डेट, ओवरऑल डेट 2013 में जो था उसके कंपैरिजन में आज की तारीख में 35% डेट कंपनी ने कम कर दिया, मतलब अपना कर्जा 35% से रिड्यूस कर दिया, और एट द सेम टाइम अपना इनकम, अपने रेवेन्यूज को उसने 2013 के कंपैरिजन में 60% बढ़ा दिया। अब ये देखिए, देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि उसने प्रपोज किया था अनिल अंबानी ने कि वो 12 पावर प्लांट्स चालू करने वाले। इस प्रपोजल पे लोगों ने सारे पैसे डाल दिए, और आज की तारीख में क्या है पता है दोस्तों? इन 12 में से 11 प्लांट्स पूरी तरह से ऑपरेशनल है। आप यकीन मानिए, 28 गीगावाट उस टाइम प्रपोज किया था, 22 गीगावाट आज की तारीख में शुरू हैं, दे आर ऑपरेशनल। लेकिन 11 प्लांट शुरू होने के बावजूद, ऑपरेशनल होने के बावजूद, कोई इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 2008 में सिर्फ एक प्लान, एक ऑन पेपर प्रपोजल के बेस पे लोग पैसा लगाने के लिए लेते। तो हर्ड मेंटेलिटी किस तरह की रहती है दोस्तों, आप समझिए। और इस हर्ड मेंटेलिटी से अगर आपको अपने आप को सेपरेट करना है तो आपको बिजनेस फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। कंपनी वेंचर कर रही है सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। और रिन्यूएबल एनर्जी अगले 10 से 15 सालों में किस तरह से पूरा काया पलट करने वाला पावर जनरेशन का, इसके बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियोस जो बनाए हैं, सेक्टर्स दैट विल शाइन इन 2025, उसमें इसमें डिटेल में बात की है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। अब एफआईआईज और डीआईएस, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये दोनों 2022 से कंसिस्टेंटली अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एफआईआई और डीआईएस किस तरह से किसी कंपनी को देखते हैं और हम जैसे इन्वेस्टर्स किस तरह से किसी कंपनी को देखते हैं, ये क्लियरली इसमें आपको समझ में आ रहा है। जिस मोमेंट अनिल अंबानी का नाम इस कंपनी से हटा, एफआईआईज और डीआईएस ने अपना स्टेक रेज करना चालू कर दिया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंटालिटी, द परसेप्शन ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स, बिग शार्क्स एंड आवर रिटेल इन्वेस्टर्स। अब ये एक और की डेवलपमेंट जो कंपनी में होने जा रहा है कि देखिए, पिछले 5 साल से कंपनी लॉसेस में है, मतलब पिछले 20 क्वार्टर से कंपनी लॉसेस में है, और मार्च 25 तक कंपनी अपना फर्स्ट प्रॉफिटेबल ईयर के लिए में भी थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबल तिमाही, क्वार्टर जिसे हम बोलते हैं, वो एक रिपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बूस्ट होगा कंपनी के लिए, उसके स्टॉक प्राइस के लिए, उसके ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। देखिए दोस्तों, ये इंडिया का मैप है और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनके, ऑल ओवर इंडिया देखिए आप, इनके प्लांट्स, जो 11 प्लांट्स मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया,
वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लेस्ड है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पे इनके आ रहे हैं, कोल बेस्ड और गैस बेस्ड प्लांट्स इनके कहाँ कहाँ पे है। तो ये सारे प्लांट्स आज की तारीख में ऑपरेशनल हैं एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। अब ये जो मैंने आपको बताया 2023 और 2024 में नेट सेल 2023 में अराउंड 5,000 करोड़ था, जो बढ़ के अराउंड 8,000 करोड़ तक पहुंच रहा है। डेट 27,482 करोड़ था, अब वो आके 17,842 करोड़ पे आ गया है, मतलब इट्स रिडक्शन ऑफ 35%। तो फाइनेंशियली वाइज डिसीजंस कंपनी के मैनेजमेंट ने लेना शुरू कर दिया, ऐसा हमको दिख रहा है। लेकिन 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 क्या ये चीजें इनफ है हमें ये डिसाइड करने के लिए कि ये कंपनी अब इन्वेस्टेबल ग्रेड की हो चुकी है या फिर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं दोस्तों, कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ जो फ्लिप साइड है। देखिए, फाइनेंशियल रेशियोज रहते हैं कंपनी के, जिसके बेस पे हमें ये पता चलता है कि फाइनेंस कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो वो जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं, उसका करंट रेशियो हो या फिर उसका डेट सर्विस कवरेज रेशियो हो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो, ये कंपनी के अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है, जिसके कारण एक इन्वेस्टिंग कॉन्फिडेंस किसी भी इन्वेस्टर में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज क्या रहती है कि फाइनेंशियल रेशियोज अल्टीमेटली बिजनेस परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहते हैं। तो बिजनेस परफॉर्मेंस अगर कंपनी का सुधरेगा तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में और सालों में फाइनेंशियल रेशियोज जरूर सुधरेंगे, लेकिन आज की तारीख में ये वीक है। अब स्टॉक ऑलरेडी रैली कर चुका है 147% इन द लास्ट 1 ईयर। अक्टूबर 2023 में ये ₹18 पे था स्टॉक, और आज की तारीख में ये 53 का हाई टच करके अब ₹45 पे रिट्रेस हो चुका है। तो ये स्टॉक टेक्निकली मैं अगर बात करूं, फंडामेंटली अभी तक हमने बात की, टेक्निकली ये स्टॉक एक ओवरबॉट जोन में है ₹45 के, और मे बी द स्टॉक कैन रिट्रेस फर्दर टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 30-32, जहां पर एक सपोर्ट टेक्निकली स्टॉक को मिल सकता है। कुल मिला के अगर मैं इस एपिसोड को कंक्लूड करूं दोस्तों, तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी कंपनी का बिजनेस अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पिछले कई सालों तक कंपनी का परफॉर्मेंस खराब था और अब जाके उसका मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, डिसीजन सारे वाइज लिए जा रहे हैं, कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, फ्यूचर प्लान्स रियलिस्टिक बनाए जा रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव हो रहा है, तो अल्टीमेटली स्टॉक का प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होगा ही, आज नहीं तो बहुत। तो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। तो कोई भी फंडामेंटल इन्वेस्टर रहेगा तो वो इस तरह के टर्न अराउंड स्टोरी को वॉच करेगा कि वेदर इट इज रियली गेटिंग मटेरियलाइज। तो अगर मेरी पर्सनली मैं बात करूं दोस्तों, तो मैंने ₹40 पे कुछ क्वांटिटी स्टॉक में लेके रखी है। मुझे ₹40 पे ये स्टॉक बाय करने को मिला था, तो मैं कुछ क्वांटिटी मैंने खरीदी है, और ये स्टॉक नीचे आएगा तो मेरा इरादा है कि ₹30 से ₹35 के बीच में मैं थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करूंगा। बट दैट इज एज पर माई कैपेसिटी। हर इन्वेस्टर की कैपेसिटी अलग रहती है, हर इन्वेस्टर का नजरिया टेनर वाइज अलग रहता है। तो मैं लॉन्ग टर्म में हमेशा बिलीव करता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव ग्रीन शूट्स जो हम बोलते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बट एनीवेज, आप अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर को, अपने कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट कीजिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पहले, किसी भी स्टॉक में। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो उसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, 2 बार सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए ताकि यूट्यूब नोटिफिकेशंस आपके लिए ऑन हो जाए, मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।